हेलो एवरीवन, 100 डेज मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा गुलाटी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 की केस स्टडीज़। आई होप आपने चैप्टर 1 की केस स्टडीज़ देख ली होंगी और आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कैसे करना है। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली केस स्टडी हमारे पास ये आ रही है। अगर कोई नया बच्चा है तो मैं पहले थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ जो लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम केस स्टडी पढ़ते हैं तो हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हम क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, मतलब हमारे पास एक तो सिचुएशन होती है। हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है तो ऊपर केस होता है और नीचे क्वेश्चन होता है, तो हम हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, और इसके बेसिस पर हम तीन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। एक तो चैप्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक कह सकते हो वो फाइंड आउट करते हैं, और इसके बेसिस पर उनके अंदर के सब टॉपिक्स को भी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अब केस स्टडी को रीड करते हैं। सो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, रीड द केस स्टडीज। ठीक है जी, केस स्टडी को हम रीड करते हैं। अब केस स्टडी को फाइंड आउट करते हुए हम एक और काम करते हैं जो हम कीवर्ड से उन्हें हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। और जब भी आप रीड करोगे तो एटलीस्ट 1 से 2 बार तो आपको रीड करनी ही है, तभी ही उसके बाद ही फाइनल आंसर पे आपको पहुंचना है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, राजीव वॉज ऑन द बोर्ड। मैम क्वेश्चन से पढ़ना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मुझे याद दिलाना है और ऐसे ही पेपर में तुम भी करोगे, ऊपर से पढ़ना शुरू। लेकिन याद रखना ऊपर से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन से पढ़ना है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट नेचर ऑफ प्रिंसिपल। तो मैम प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चल गया अच्छा चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। चैप्टर 2 में से आगे भी नेचर का क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं चैप्टर 2 में, हमें स्पेसिफिकली नेचर को फाइंड आउट करना है। अब तुम क्या करोगे, नेचर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स तुम्हें पता है उसको फाइंड साइड कर लोगे। जैसे कि मैम हमें नेचर को लेके क्या पता है, हमें नेचर को लेके पता है कि नेचर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स कि क्या पॉइंट्स हैं मैम। पहला पॉइंट आता है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, देन जनरल गाइडलाइंस, उसके बाद हमें क्या पता चलाता है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेनली बिहेवियरल। ठीक है जी, इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं वो तुम सारे पॉइंट्स लिख लोगे साइड में, ताकि बाद में जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो तुम मैच कर सको कौन सा अप्लाई हो रहा है कौन सा अप्लाई नहीं हो रहा है। चलो जी, केस पे आते हैं। केस क्या था, राजीव वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, हमारी कंपनी है टाको सॉल्यूशंस, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे राजीव भी है। ठीक है, कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और एक सबका मार्ट रिटेल की कंपनी है, जिसको जो क्या है एक सुपर मार्ट चेन है। He wanted to apply management principles in both the company। ये दोनों कंपनीज को हैंडल करना है और दोनों कंपनीज में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाना चाहता है। ठीक है जी, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, चाहते हैं कि एफिशिएंसी भी बढ़े प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े। ही न्यू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड एज मच टू टाको सॉल्यूशंस एज टू सबका मार्ट रिटेल, दो कितने एक्सटेंट तक लगेंगे विच द प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड विल डिफर, ये अलग अलग होगा। ये नेचर पे डिपेंड करता है, स्केल पे डिपेंड करता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैम दोनों सेम नेचर की नहीं है, सेम बिजनेसेस नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट है, तो कैसे प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो बहुत अलग होने वाला है। राजीव ऑल्सो न्यू कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देंगे।
बिकॉज द रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो फेस कर रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है। स्टिल उसको लगता है इवन स्मॉल गाइडलाइंस भी उसे हेल्प कर सकती हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और दोनों कंपनी इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने में। ठीक है जी, हमने ये पूरी केस स्टडी पढ़ी। अब तुम्हारा काम वीडियो को पॉज करो और दोबारा से एक बार फटाफट से पूरी केस स्टडी को जल्दी से एक बार रीड कर लो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इस केस स्टडी में काम की बात क्या थी। काम की बात इसमें नेचर से रिलेटेड थी। तो नेचर से रिलेटेड मुझे एक बात पता चली थी, इसने कहा कि हम इसको लगाएंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन किस एक्सटेंट तक करेंगे, किस एक्सटेंट तक करेंगे वो डिफर करेगा। ठीक है, वो डिफर करेगा बिकॉज नेचर, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़ वो सब सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा इसने बोला था कि ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। तो मैम इससे समझ में आया क्योंकि ये दोनों बिजनेसेस में लगेगा, दोनों में लेकिन डिफर करता है। तो ये कह रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो है, लेकिन किस एक्सटेंट तक लगाना है उसकी कुछ भी हमें ऐसा श्योरिटी नहीं है, उसको हमें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। नंबर 2, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब मैम ये जनरल गाइडलाइंस है। यहाँ खुद बोला था उसने कि स्मॉल गाइडलाइंस है, ये हेल्प कर सकती हैं हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लेकिन क्योंकि हमारी रियल लाइफ सिचुएशन, रियल वर्ल्ड सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है, तो स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन तो हमें नहीं मिल सकता। चलो जी, आंसर देखेंगे। देखो कैसे लिखा आंसर, देखो जी, सबसे पहले तुम हेडिंग डालोगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ, जब भी जिस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो जैसे उन्होंने बोला कि हमें क्या बता दो, नेचर बता दो, तो तुम सीधा नेचर ही लिखोगे। मैम क्या प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल्स को लेकर ही एक पेज भर दिया, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन की डेफिनेशन, दैट्स इनफ। ठीक है जी, चलो जी, नेचर सबसे पहले, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आधा नंबर तो इस पॉइंट का ही मान लो, और फिर अंदर का मान लो, करे 4 क्वेश्चन है तो ये 1.5 नंबर का मान के चलो, 1.5 मार्क्स का तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंटेंडेड है कि वो अप्लाई करेंगे हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, हर तरीके के बिजनेस में लगता है। लेकिन कितना एक्सटेंड तक लगेगा वो वेरी करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस एक्टिविटी में, स्केल ऑफ ऑपरेशन में। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन केस स्टडी में गिवन थी। अगर आपने ऐसी एग्जैक्ट लाइन पढ़ी होगी तो तुरंत फाइंड आउट कर जाओगे। ठीक है जी, इसलिए थोड़ा सा तो लर्न करना बनता है। फिर सेकेंड हमारे पास आ रही है जनरल गाइडलाइंस, बहुत सिंपल कि ये एक्शंस बताती है कैसे एक्शन लेना है, लेकिन रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देते। एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में गिवन है और एग्जैक्ट कहाँ पर अप्लाई हो रही है केस स्टडी में, तो वहाँ से जिसने अच्छे से लाइन पढ़ी होगी वो एकदम फाइंड आउट कर लेगा कि कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इनमें जो रियल बिजनेस सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है, इसलिए हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हमें नहीं मिलता। ठीक है जी, अब इससे हमें क्या पता चला, मैम जब भी आंसर लिखा जाएगा तो हम टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, ऑल दो हमने हाईलाइट नहीं करा, पर ये 2 अलग पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है जी, एक पॉइंट ये रहा, सो 2 पॉइंट लिखे। मैम इसमें भी 2 पॉइंट लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस बार प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। क्या यह साइंटिफिक नहीं लिखा? नहीं मैम, यहाँ पर लिखा है गिवन बाय फ्योल। इसका मतलब हमें नेचर से मतलब नहीं, सिग्निफिकेंस से मतलब नहीं, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से मतलब नहीं, उसकी टेक्निक से मतलब नहीं, हमें सिर्फ 14 प्रिंसिपल्स से मतलब है। ठीक है जी, 14 प्रिंसिपल्स कोई भी 2 अप्लाई हो रहे हैं जो हितेश की कंपनी में अप्लाई हो रहे हैं, विच आर नॉट बीइंग फॉलोड। मतलब मैम किसी 2 प्रिंसिपल का यहाँ पर वायोलेशन हो रहा होगा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से प्रिंसिपल हितेश फॉलो नहीं कर रहा। चलो जी, Hitesh started a garment manufacturing company recently. However, he soon began facing several problems. जैसे कि उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, झगड़े हो रहे हैं मैनेजर्स में, हाई लेबर टर्नओवर, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बुलाया और उससे पूछा, बताओ भाई क्या गलत हो रहा है कंपनी में। द कंसल्टेंट कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, और उसने हमें 2 बातें बताई। क्या क्या बताया? पहले तो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस
दोनों से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? एक तो प्रोडक्शन मैनेजर से और एक मार्केटिंग मैनेजर से। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। नंबर 2, जो प्रमोशंस हैं वो सिर्फ वुमेन एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं, मेल्स को नहीं मिल रहे हैं, और अदर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो अब ये केस स्टडी के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अभी तक पहचान गए होंगे कौन से 2 प्रिंसिपल है। तुम्हारा काम जल्दी से पहचान गए ना? कमेंट में लिखो, जल्दी से बताओ कौन सा प्रिंसिपल है। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, तो पहला ढूंढ लो फटाफट से। अगर पहचान गए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने हो तो सबसे पहले क्या करो, 14 के 14 प्रिंसिपल का नाम लिखो। ठीक है जी, चलो हम लिखते हैं फटाफट 14 के 14 प्रिंसिपल। देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। 14 प्रिंसिपल्स। मैम पहला कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, है ना। उसके बाद कौन सा आता है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद ऑर्डर, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, रेम्यूनरेशन। ठीक है, उसके बाद और कौन सा हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 4 रह गए मैम। 4 कौन कौन से रह गए? एक हमारे पास रह गया, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास एक रह गया एस्पिरिट डी कॉप्स, एस्पिरिट डी कॉप्स, है ना, और 3 और रह गए। चलो जी, अभी पहले मुझे ये देख के बताओ कि इसमें से कोई लग रहा है, जल्दी से बता दो कोई लग रहा है। मैम हमें यूनिटी ऑफ कमांड पता चल रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड पता चल रहा है कि हमें हमेशा ऑर्डर किसी एक से मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर दोनों ऑर्डर दे रहे हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो पहला तो यही हो जाएगा। चलो ठीक है। दूसरा मैम यहाँ पर ना क्या हो रहा था, जो प्रमोशन थे ना वो सिर्फ वुमेन को मिल रहे थे, मेंस को, मेल्स को कोई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो रहा था, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। तो वो कौन सा है मैम? वो आपने लिखा ही नहीं। कौन सा था वो था मैम इक्विटी, है ना। इक्विटी बात करता है इक्वालिटी की, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो इसके आंसर हमारे ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, एक हो जाएगा इक्विटी। अभी जैसे मैंने बताया था टू द पॉइंट आंसर लिखना है, तो हम सीधे लिखेंगे कौन से प्रिंसिपल हैं जो फॉलो नहीं हो रहे। पहला यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है हर एम्प्लॉय जो भी है शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, सिर्फ एक ही सुपीरियर उसे ऑर्डर देगा, सब लोग ऑर्डर नहीं देंगे। एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, मेरे को एक ही सुपीरियर गाइड करे और मैं एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल रहूं, ये रहता है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर ये फॉलो ना हो तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आएगा किसके ऑर्डर्स को मैं फॉलो करूं। नंबर 2 इज इक्विटी। इक्विटी क्या था मैम? एडवोकेट ये प्रिंसिपल कह रहा है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन। ये एम्फसाइज करता है काइंडलीनेस पे, जस्टिस पे, इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स द वर्कर, उनकी लॉयलिटी को लेकर, उनकी डिवोशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब इससे क्या होता है जो हमारा एम्प्लॉय है वो लॉयल रहेगा हमारे लिए, है ना। हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए काम करेगा, वो हमारे से मतलब छोड़ के जाने के भी सोचेगा भी नहीं, वो खुश रहेगा, अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर वो हमारे साथ खुश रहता है। ठीक है जी, डन। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। मैम क्या यहाँ पर कोटिंग लाइन्स कहीं लिखा था? कहीं कोटिंग लाइन्स लिखा था? नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिखा था आइडेंटिफाई करो, तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए, और उसके बाद एक्सप्लेन करो लिखा था, तो हमने दोनों एक्सप्लेन भी कर दिए। तो मैम अब हमारे को कोट करने के लिए नहीं बोला तो नहीं करेंगे, अगर बोला होता तो वो भी करके आते। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वापस से क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस बार भी हेनरी फ्योल ने दिए हैं, जो हेल्प करेंगे हमारी चैलेंजेस को एड्रेस करने में। चलो, मारुति एंटरप्राइज एक लार्ज कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, मशीन्स बना रही है, वॉशिंग मशीन। लास्ट फ्यू मंथ से एम्प्लॉयज़ जो है हैव बीन रिपोर्टिंग डिससेटिस्फैक्शन विद ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क एनवायरनमेंट से खुश ही नहीं है, विच लीड टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। मैनेजमेंट ने रियलाइज़ करा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट्स के बीच में। ऑन द वन हैंड प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो, टारगेट पूरे करने हैं, वहीं सेल्स मैनेजर कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करो, सेल्स स्लो डाउन करो क्योंकि अभी तक सेल नहीं हो रही है। ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में। इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी एक वर्कर जो है कांटेक्ट नहीं कर सकता सीईओ को डायरेक्टली, जो अफेक्ट कर रहा है उनकी प्रोडक्टिविटी को भी, उनके मोराल को भी। मैनेजमेंट ने एक नीड देखी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की विच में प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हारमनी। चलो जी, कोई भी 3 प्रिंसिपल बताने हैं हेनरी फ्योल के। वापस से 14 प्रिंसिपल्स में जाओ। कौन कौन सा था मैम? डिवीजन ऑफ वर्क, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा हमें। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मैम। उसके अलावा और कौन सा है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, यहाँ पर कौन सा लग रहा है मैम? वापस से जो भी पिछले क्वेश्चन में था कि 2 से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड हो जाएगा। और नंबर 2, यहाँ पर उन्हें यहाँ इमरजेंसी के केस में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे लिए गैंग प्लैंक यानी कि स्केलर चेन, है ना। अब तीसरा कौन सा आ रहा है मैम? ये टीम वर्क प्रमोट करना चाह रहे हैं, टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया, बोलो, स्पिरिट डी कॉर्प्स। बहुत बढ़िया। चलो जी, देखो, सबसे पहले लिखोगी यूनिटी ऑफ कमांड, इनको 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। फिर स्केलर चेन, इसको 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया। इमरजेंसी केस में एक शॉर्टर रूट होता है जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं, जहाँ पर यूज़ मतलब जो यूज़ किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन डिले ना हो। और लास्ट हमारे पास आ जाता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। इससे टीम स्पिरिट होती है, हारमनी आती है एम्प्लॉय के बीच में, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है, एम्प्लॉयज बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वापस से स्टार्ट क्वेश्चन से करेंगे। तो मैम इसका क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो अब डिस्कस करे गए हैं, जो इस बार ये खैर नहीं आर के होगा, आर के हेयर, आर के हेयर, ठीक है। आर के हेयर एंड लिमिटेड जो है फॉलो नहीं कर रही, आर के हेयर एंड ब्यूटी सैलून, ठीक है। रूशिल जो है इसने एक आर के हेयर एंड ब्यूटी सैलून ओपन किया है रेप्यूटेड लोकेलिटी में, और इसने 15 लोगों को हायर किया एज अ सैलून स्टाफ। हाउएवर सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने ऑब्जर्व किया एम्प्लॉय जो है छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक, और बिजनेस जो है अपना मीट नहीं कर रहा है, वॉज नॉट एबल टू मीट इवन द मंथली टारगेट्स भी पूरे नहीं हो रहे हैं। रशिल ने पूछा, या वॉट एवर रूशिल है, रशिल है, जो भी है, उसने पूछा अपने मैनेजर से कि भाई रीज़न पता करो ऐसा क्यों हो रहा है। मैनेजर ने बताया बहुत टाइम से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हेयर स्टाइलिस्ट को होता है, उसे बोलते हैं मेकअप का काम करो, ठीक है, मेकअप वाले को बोलते हैं नेल केयर का काम करो। इसकी वजह से एम्प्लॉय खुश नहीं है और वो सैलून पे काम नहीं करना चाहता। एंड वेयर वर्क वॉज, वो ऐसी जगह पे काम करना चाहता है जहाँ पर काम डिवाइड हो एज पर कॉम्पिटेंस एंड वुड एनहांस देयर स्पेशलाइजेशन को बढ़ाएगा। द मैनेजर ऑल्सो एडेड देयर वॉज नीदर एनी फिक्स्ड प्लेस फॉर हेयर केयर, स्किन केयर, नेल केयर, किसी भी सामान अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नॉर फॉर द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अवेलेबल नहीं है। इससे कन्फ्यूजन होता है, रुकावटें आती है काम में, और फर्दर हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। चलो जी, हमारे को वापस से यहाँ पर कितने प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल बताने हैं जो ऊपर फॉलो नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला तो मैम कोई भी सामान एक जगह पे नहीं है, तो हम अपनी अलायंस को हाईलाइट कर लेंगे। क्या था? कोई भी जगह पे अपना सामान नहीं था। नीदर एनी फिक्स प्लेस फॉर हेयर केयर ये, नॉर फॉर द एम्प्लॉयज़, तो एक तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद और क्या हो रहा था, और क्या हो रहा था मैम, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप का काम कर रहा है, मेकअप वाला नेल केयर का काम कर रहा है, तो मैम ये 2 पॉइंट तो यहीं से मिल गए। मतलब मैम प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क ही नहीं है, काम वहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, ये लिखा था हमारे पास,
वह ये जो है काम करना चाहते हैं जहाँ पर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है तो पहला आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर मैम फिक्स प्लेस नहीं है तो हमारे पास दूसरा आ गया ऑर्डर। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। आगे बढ़ो, देखो तो पहला हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क पे काम खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेबल नहीं है। और तीसरा जो मैंने तुम्हें अभी बताया ऑर्डर, तुम इसमें लिख के आ सकते हो, कोई भी 2 लिखने थे। चलो जी एक बार देखते हैं क्या करा हमने कहा कि सबसे पहले क्या करो, हेडिंग डालो, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करो कि ये कहता है कि काम को इस तरीके से बांटो ताकि एफिशिएंटली काम हो जाए डिवाइड। एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो और हर एक टास्क इसको दे, कि स्पेशलाइज पर्सन को दो, उसकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग हो ताकि काम अच्छे से हो, एफिशिएंसी से हो और स्पेशलाइजेशन भी आ जाए। ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो कॉम्पिटेंट है उसको काम करने में से क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, वो एफिशिएंट बनेगा, इफेक्टिव आउटपुट लेके आएगा। वहीं ये कौन सा स्टेबिलिटी से क्या होता है, स्टेबिलिटी कहती है कि एक पर्सन को, सिलेक्टेड एम्प्लॉय को अपनी जॉब के साथ कुछ लिमिटेड टाइम दो ताकि वो फिक्स टेन्योर दो ताकि वो अच्छे रिजल्ट शो कर पाए। ठीक है, अगर एनी वायोलेशन, ठीक है जी, any violation in this regard create instability among employees and increase the cost of recruitment, selection and training। अगर ऐसा वायोलेशन होता है तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें बार बार लोगों को हायर करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा और तो और उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और लास्ट कौन सा था, ऑर्डर। मैम ये कहता है कि सबके लिए प्लेस होना चाहिए, एवरीथिंग एंड एवरीवन। इस तरीके से अगर फिक्स प्लेस होगा तो क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ। चलो, धीरेन पटेल की बात हो रही है। धीरेन पटेल एक सीईओ है। किस चीज़ का सीईओ है, एक मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी का। ही इज़ वेरी इफेक्टिव मैनेजर, बहुत अच्छा मैनेजर है, क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो देख रहा है अच्छा मतलब एग्जाम्पलरी बिहेवियर है, बहुत अच्छे काम करता है। धीरेन ने कहा कि सारे मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट जो हैं उनको एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करनी चाहिए, टॉप टू बॉटम फॉर ऑल द कम्युनिकेशन पर्पस। मतलब जब भी कोई किसी से बात करे तो किसे फॉलो करे, एक चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करे। ठीक है जी, तो ये कौन से वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा है, इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे कमेंट्स में। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला पॉइंट का आंसर मेरे पास कमेंट में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, डन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मतलब अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, 2 टेक्निक्स ढूंढनी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की और 2 प्रिंसिपल ढूंढने हैं हमें जनरल मैनेजमेंट के। मतलब मैम क्वेश्चन आया है 2 टेक्निक्स टेलर की और 2 प्रिंसिपल फ्योल के। ठीक है जी, केस स्टडी पढ़ेंगे अब। अभिषेक ने स्टडी किया है मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात है, जैसे तुम पढ़ रहे हो वही पढ़ के आया है। उसने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स और टेक्निक पढ़ी है टेलर की क्लास 12th में। अब वो कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इस नॉलेज को अपने बिजनेस में लगाए। तुम भी यूज़ करना, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड साइंटिफिकली एनालाइज कर रहा है काम को, और उसे पता चला कि एक बेस्ट वे है अपने काम को करने का, बाय रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अगर वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा दे of the workers, he reduce the time to complete the job। वो टाइम को कम कर सकता है। नॉट ओनली दिस, वो जान रहा है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्टैमिना रीगेन हो जाएगा। ही स्टार्टेड गिविंग मोर रेस्ट इंटरवल्स, उसने उन्हें देने शुरू कर दिए। ही फॉलोड नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को उसने स्टार्ट किया, जहाँ पर किसी भी बेसिस पर कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। उसने इंश्योर किया जो कंपनसेशन है वो फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। मतलब मैम यहाँ पर दोनों के लिए वो फेयर रेम्यूनरेशन की बात करता है। तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आई। सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्निक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक्स की। तो हमारे पास टेक्निक्स कौन कौन सी है, टेक्निक्स कौन कौन सी है। एक टेक्निक है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप, एक टेक्निक है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एक टेक्निक है हमारे पास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर हमारे पास 4 स्टडी आती है, कौन कौन सी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटीग स्टडी
और एक हमारे पास आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, है ना, ये हमारे पास आता है। ठीक है जी, ये हमारे पास आती हैं टेक्निक्स। तो इसमें से कौन सी टेक्निक्स की बात हुई? क्या उन्होंने कहा कि हमारे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा लास्ट लोअर डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको दो पार्ट से बांट दो, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन? ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो मैम ये तो नहीं हो सकता। क्या उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड बना दो? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। क्या उसने ये कहा कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को हटा दो? नहीं, उसने बोला अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा दो। तो मूवमेंट्स के लिए तो मैम मोशन स्टडी हो जाएगी, तो एक तो आ गया मोशन स्टडी। फिर उसने ये भी कहा था कि एक बेस्ट मेथड होता है काम करने का, तो बेस्ट मेथड मतलब मेथड स्टडी। उसने ये भी कहा था कि अगर मुझे अपने वर्कर्स का स्टेमिना बढ़ाना है, उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो मैं उन्हें रेस्ट इंटरवल्स दूंगा, यानी कि मैम फैटीग स्टडी पे मिल गया। तो 3 आंसर हमारे पास हो गए यहाँ पर। वैसे 2-2 बोले थे, तो कोई भी 2 लिख सकते हो तुम, तीनों लिखना चाहो तीनों लिख सकते हो, बट एक्सप्लेन तो करके आना ही पड़ेगा। अब आते हैं, बात करते हैं किस चीज़ की? प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल की। ठीक है जी, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स में वापस से डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना, ऑर्डर, फिर और कौन सा था? इनिशिएटिव, इक्विटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, है ना, और कौन सा था? और कौन सा था? और कौन सा था? सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, है ना, ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसमें से कौन सा था? चलो जी एक बार देखें जरा, मार्को क्या बोला था? इन्होंने कहा नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो मैम जब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होती तब तो यहाँ पर इक्विटी आ जाता है, इक्विटी आ जाता है। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला था कि कंपनसेशन फेयर होनी चाहिए, तो ये आ गया हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो 2 प्रिंसिपल्स भी हमें मिल गए। 2 प्रिंसिपल्स कौन से मिल गए? एक मिल गया इक्विटी और एक मिल गया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, तो ये 5 आंसर हो गए हमारे पास, लिखने कोई भी 4 है। चलो जी देखेंगे क्या हमने सही ढूंढे। तो हमारे पास टेक्निक्स में मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। मैम क्या पॉइंट्स लिखने से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। साफ साफ क्वेश्चन में देख लो, उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करके आना ही आना है। मैम लाइन कोड करने के लिए बोला क्या? नहीं बोला। अगर हम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साफ साफ नहीं बोला तो कोई इशू नहीं है, तुम करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, पर अगर एक्सप्लेन बोला है तो एक्सप्लेन करके आना ही आना है। मैम कितने पॉइंट लिखे? तो देख लो, क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट होने चाहिए, मतलब दोनों में 2-2 लिख दो, है ना। अगर हमारा क्वेश्चन कितना 6 नंबर का है तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट वैसे भी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम मोल्ड कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल 4 नंबर का है तो हमने ऑलरेडी 4 पॉइंट ढूंढने हैं, तो सबके अंदर एक एक पैराग्राफ लिख दोगे, एक एक पॉइंट लिख दोगे, दैट्स इनफ। बट अगर 6 नंबर का है तो सबके अंदर 2-2 पॉइंट लिख दो, समझ गए? ऐसे कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल है, कौन कौन से हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये आखिरी वाले का तो नाम ही इतना बड़ा है, अगर ये लग जाए तो एक लाइन तुम्हारी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, चलो जी अब केस स्टडी पढ़ेंगे। और नीचे कुछ बोला है, कोई अनदर प्रिंसिपल बताना है। टेलर ने जो सजेस्ट किया है, जो एक्सटेंशन है प्रिंसिपल का, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे उसका एक्सटेंशन बताना है। तो ऊपर भी एक प्रिंसिपल बोला है, प्रिंसिपल्स नहीं, मतलब एक ऊपर बोला है और एक नीचे आ जाएगा। चलो जी, AK लिमिटेड एक लार्ज कंपनी है जिसके पास 4000 वर्कर है। ठीक है जी, इसके बाद ये वाइड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस बना रही है जो इंडियन किचन्स में यूज़ होते हैं। कंपनी जो है स्ट्रगल कर रही है परसिस्टेंट इश्यूज के साथ, जैसे कि मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड, जैसे कि वर्कर्स बहुत अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं, स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और इस इशू को एड्रेस करने के लिए CEO ने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट किया और उसमें एनालाइज किया सिचुएशन को और कुछ सॉल्यूशन बताए। उसने कहा
एनालाइज किया सिचुएशन को और उसने रिजॉल्व करने के लिए कहा। सजेस्टेड कंपनी कुड रिजॉल्व द इशू बाय फॉलोइंग टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने कहा मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर, दोनों के पार्ट पे मेंटल रेवोल्यूशन आना चाहिए। नंबर 2, इट मीन्स मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों ही क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रेड यूनियंस नहीं बनाएंगे, ट्रेड यूनियंस तो बनाएंगे, स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एम्फेसाइज करेंगे प्रॉस्पेरिटी of employees जो है cannot coexist for long time, it is accompanied by the prosperity for the employees and vice versa। और ये ध्यान देंगे कि कंपनी की प्रॉस्पेरिटी तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसके साथ एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी, मतलब सिर्फ दुकान का भला होने से कुछ नहीं होगा अगर वर्कर्स का भला नहीं हो रहा है तो मैम इससे 2 पता चल रहे हैं वैसे तो, है ना, बट हमें बताना तो एक ही है। कौन सा बताना है मैम, हम कौन सा बताएं? जहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो रही हो तो मेंटल रेवोल्यूशन की बात कहाँ हुई थी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये मेंटल रेवोल्यूशन वाली बात से आंसर आ जाएगा हमारे पास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है जी। और इसी का एक्सटेंशन याद करो, इसी के बाद कौन सा आता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो दूसरा आंसर हो जाएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सेकंड का हो जाएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, जो भी तुमने 2-3 पॉइंट याद किए हैं वो पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है, ये कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो गेन्स शेयर करेंगे वर्कर्स के साथ, एट द सेम टाइम वर्कर जो है हार्ड वर्क करेंगे और चेंज लेके आएंगे और कंपनी के भले के लिए काम करेंगे। वही कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर। ध्यान से देखो, ऊपर वर्कर्स की बात हो रही है, यहाँ पर लेबर्स की बात हो रही है, लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन को रिप्लेस कर दो कॉपरेशन ने, दोनों वर्कर्स को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए, मतलब मोर और लेस सेम ही है, बट डिफरेंस कहाँ पर है, ऊपर हम वर्कर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, नीचे हम लेबर पे बात करते हैं। तो वर्ड एक्सचेंज हो रहा है, बस इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अच्छा थोड़ा सा उसके लिए और एक्सप्लेन किया, कॉपरेशन और इंडिविजुअल्स के लिए मैनेजमेंट क्लोज नहीं करेगा अपनी ईयर्स को कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन, अगर वर्कर्स कुछ भी अच्छा कह रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को और भला हो सकता है तो वर्कर्स की बात सुनी जाएगी। एंड मेड बाय द एम्प्लॉयज एंड शुड रिवॉर्ड करने सजेशंस को जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, ये पार्ट होना चाहिए मैनेजमेंट का। अगर कभी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए तो वर्कर्स की बात को भी सुना जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी पढ़ेंगे, identify and explain the techniques used by लीना एंड कुशाग्र to improve the performance। अब यहाँ पर लीना और कुशाग्र कुछ तो यूज़ करेंगे टेक्निक्स के नाम हमने पढ़ लिए थे, अब वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे एक बार फटाफट से रीड करते हैं। लीना अपॉइंट करी गई है एज द ऑपरेशन मैनेजर इन अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, ये गारमेंट्स के साथ डील कर रही है विद ग्रोइंग ऑनलाइन सेल। कंपनी ने रिसेंटली रेंट किया है एक स्पेस इन अ वेयर हाउस जहाँ पर वो अपने गारमेंट्स को स्टोर कर रही है और वहाँ से ऑर्डर को डिस्पैच कर रही है। इन ऑर्डर टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट, लीना ने कहा प्रमोट किया, एक एसोसिएट जो कुशाग्र था उसको प्रमोट किया और उसको पोस्ट दे दी इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट सुपरवाइजर की। अब उसका काम क्या था, इन्वेंट्री का ध्यान रखना और ऑर्डर टाइमली फुलफिल हो रहा है इस बात का ध्यान देना, ये काम उसको दे दिया गया। Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process order as they come in or let them accumulate, या तो मैं एक साथ निकालता जाऊं या फिर accumulate होकर के उनके batches में दूं, ठीक है, and process them in batches। He concludes accumulating them and processing is the best way of orders in order to minimize the cost and maximize the customer satisfaction। Through several readings, लीना को पता चला the standard time taken from placement of order to the delivery for a batch of 100 pieces is 72 hours। इससे हेल्प किया उसको कि वो लेबर कॉस्ट भी डिटरमाइन कर पाए। ठीक है जी, हमें इससे कुछ बहुत सारी बातें पता चली हैं, जल्दी से एक बार फटाफट से रीड कर लो, जल्दी से फटाफट से एक बार रीड कर लो। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है क्योंकि टेक्निक का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक तुम्हारा आज की क्लास में, 2 क्वेश्चन होमवर्क, लास्ट की क्लास के 7 क्वेश्चन तुमने कर लिए होंगे, है ना, तो अब ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, द अबव केस हाईलाइट कर रहा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे यूज़ किया जाए, उनकी टेक्निक्स को कैसे किया जाए, उसमें से एक प्रिंसिपल और 2 टेक्निक हमें बतानी है। चलो जी, कॉन्सेप्ट की स्टडी बहुत बड़ी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंकुर सचदेवा, उसने MBA करी है अपनी ITB यूनिवर्सिटी से, क्या हमें कोई मतलब है? नहीं। ही डिसाइडेड टू अप्लाई हिज नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अप्लाई करना चाहता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में जिसका नाम है कॉफ़ी बीन्स। द रेस्टोरेंट वॉज प्रोवाइडिंग बर्गर, फ्राइज, ये सब बेच रहा है। क्या पूरे पैराग्राफ से कोई मतलब था? नहीं, तो इसको काट दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Nowadays people are quality conscious, people quality conscious हो गए हैं और वो स्टैंडर्डाइज्ड रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा, है ना। सो ही वॉज यूजिंग, हाँ वो तो अब वो यूज़ करेगा स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल को, प्रोसेसेस को, मेथड्स को, वर्किंग कंडीशंस को, मतलब हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बना देगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश करेगा। इससे क्या होगा, नॉट ओनली ही एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट, पर उससे न्यू वेराइटी ऑफ बर्गर्स भी बन सकेंगे और टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो सेकेंड पैराग्राफ से हमें कुछ तो मिला। चलो, अंकुर सचदेवा वो ऑल्सो बिलीव्ड देर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड, उसको भी यही लगा कि हर काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड है जो मैक्सिमाइज करेगा एफिशिएंसी को। तो उसने उस बेस्ट मेथड को डेवलप किया ऑफ ग्रिलिंग बर्गर्स, कुकिंग फ्राइज, प्रिपेयरिंग शेक्स। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। नॉट ओनली टू लर्न द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, वो परफॉर्म कर रहा था टास्क को एफिशिएंटली। कॉफ़ी बीन रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑफ टू इक्विप द एम्प्लॉयज़ विद द नेसेसरी स्किल्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं चल रहा है कि वो अपने लिए बेस्ट मेथड ढूंढ रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जिससे वो भी नई स्किल्स सीखें। कॉफ़ी बीन बिलीव्ड कि अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे, प्रोड्यूस मोर, अर्न मोर, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। This will ensure greatest efficiency and prosperity of both the company and workers। मेरे ख्याल से अभी तक तो पहचान गए होंगे, है ना। टेक्निक्स में कौन कौन से पहचाने? टेक्निक्स में मैम हम पहचाने सबसे पहले ये वाला जो बड़ी सी सेंटेंस है, कौन सी है वो? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉई, है ना, टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक वे हो गया। चलो, ये तो टेक्निक हो गई, ये प्रिंसिपल हो गया। मैम प्रिंसिपल लग रहा है, चलो ठीक है, प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब टेक्निक की बात करें तो मैम बेस्ट मेथड की बात हुई थी, तो साइंटिफिक, अरे वो तो प्रिंसिपल हुआ ना। हाँ, मेथड स्टडी कह सकते हैं। और यहाँ पर उसने स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो किया था, तो मैम ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या हमें पता चला? प्रिंसिपल में डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या होगा कि प्रिंसिपल फोकस करता है कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी एक प्री रिक्विजिट है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, बिल्कुल स्टार्टिंग से साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें काम भी साइंटिफिकली दिया जाता है, और इनका वही मानना है कि एफिशिएंट एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। ठीक है, अप्लाई कैसे होगा? रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं ट्रेनिंग में, तो यहाँ पर काइंड ऑफ हमने लाइन कोट कर दी, तो यहाँ पर तुम एप्लीकेशन इन केस की जगह लाइन कोटेड भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये भी तुम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ रही है टेक्निक्स, तो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा और उसके बाद मेथड स्टडी आ जाएगी। यहाँ पर दोनों में ही तुम लाइन कोट करके भी आओगे और एक्सप्लेन भी करोगे। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि हम कैसे करते हैं आंसर प्रेजेंटेशन, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखो, उसको हाईलाइट करो, है ना, उसको एक्सप्लेन करो। अगर एक पॉइंट से काम चल रहा है तो फिर एक लाइन, अदरवाइज 2 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है जी, 2 पॉइंट लिख सकते हो। और उसके बाद अगर लाइन कोट करने के लिए कहा है तो कोट कर दो लाइन। ठीक है जी, तो इस तरीके से तुम्हारा एक पॉइंट बनेगा। ऐसे 2-3 जितने भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स है तुम बना सकते हो। तुम्हारी लेंथ भी अच्छी जाएगी क्वेश्चन की, और टू द पॉइंट आंसर भी रहेगा, तो इसमें तुम्हें पूरे परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द केस स्टडीज। विभू डिस्कस करना चाह रहा है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें विभू ने कुछ तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला होगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सप्लेन करो। चलो जी, पढ़ना शुरू करते हैं। विभू जो है CEO है किसका? मेगा मार्ट लिमिटेड का, एक फर्म जो कार्स बनाती है।
ऑन द फर्स्ट डे उसने एड्रेस किया अपने सबॉर्डिनेट्स को, सेइंग ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन जो टॉप से बॉटम जाए, फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट। ही ऑल्सो एडेड कि जो रूटीन मैटर्स है, वर्कर जो है कि नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता CEO को, बट एमरजेंसी के केस में वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैम पीछे आपने क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सेम है ये, बस नाम ही बदल गया है, अलग अलग सेट में आया है, ये 2024 में आया है, वो 2026 में आया है, तो बस छोटा सा ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। तो इसको बताऊं इसको या होमवर्क में दे दूं? चलो ठीक है, इसको फिर हम होमवर्क में डालते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। अगर मैंने एक का आंसर बताया तो तुम्हें दोनों का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी केस स्टडीज एंड होती है। देखा तो नहीं आंसर? चलो जी, यहाँ पर हमारी केस स्टडीज एंड होती हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। डे बाय डे मैं तुम्हें आके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराती रहूँगी, और तुम्हारा काम क्या है, इन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करना ही है, एडिशनल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के हाँ आ गया, नहीं, इसको बिल्कुल जैसे मैंने प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग का मेथड बताया है, अगर वैसे सॉल्व करोगे तो तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।